मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर विधायकों की बैठक, जिसमें सत्ताधारी दल के सभी विधायक मौजूद हैं। विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। सत्र में सरकार की भूमिका क्या होगी और कैसे इस भूमिका का निर्वहन किया जाएगा, इसे लेकर चर्चा की जाती हुई 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। नवनिर्वाचित विधायकों का इसी सत्र के दौरान शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। सदन में विश्वास मत हासिल करेगी सरकार, और इसलिए भी यह बैठक रणनीति के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण। तो रांची से ही बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज शाम होने वाली है। शाम 7 बजे प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मैथन ये बैठक, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करने वाली है, और ऐसे में ये 7 बजे बैठक की शुरुआत होगी। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज कल से होने जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का ऐलान ही नहीं किया गया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर इस वक्त बीजेपी है। जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह हाल रहने वाला है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका में रहने का जनादेश मिला है। प्रतिपक्ष का नेता भी चुनना है, ये दायित्व बनता है उनका, परंतु वो चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे या फिर दिल्ली से किसी को थोपा जाएगा, ये तानाशाही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधायकों से राय लेती है कि नहीं लेती है, कोई योग्य व्यक्ति बनता है या नहीं बनता है। चूंकि पिछले बार पूरे 4 वर्षों तक इनको कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला था, चुनाव के वक्त इनको कोई नेता नहीं मिला था, तो अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समझ उनको नहीं आ पा रहा है कि किन नेता को हम नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सौंपें। क्योंकि जब आदरणीय चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो महिमा मंडित उनको भी किया गया था। अब उन्हें बनाए या किसी और व्यक्ति को बनाए, क्योंकि उनके जो अपने थे वो तो चुनाव हार गए। तो हमें यह लगता है कि इस ओफ फोफ की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। विशेषाधिकार है, सही समय पे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने 3.5 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी थी, जबकि उनके दल का विलय हो गया था, चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी थी। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और शीघ्र ही केंद्रीय नेतृत्व से राय मशवरा करके विधायकों की बैठक में इस पर निर्णय होगा। पर यह हमारा कॉल है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ कहने का हक नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा पहुंचे। मेहिजाम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत होती है तो बिना बिल चुकाए शव परिजनों को सौंपना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। 10% तो इलाज करा के ठीक कर देते हो, 10% मरीज मर जाता है, तो मरने के बाद भी अगर कहोगे नहीं पैसा लेंगे तब हम बॉडी देंगे, सब देंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितने भी हॉस्पिटल के, चाहे प्राइवेट के, तमाम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में कहूंगा इरफान अंसारी अब आ गया है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बन चुका है। एकदम जो उगाही मत कीजिए, इलाज कीजिए, पेमेंट मिलेगा, सरकार पैसा देगी, मैं भी पैसा दूंगा। और मैं कहूंगा सिविल सर्जन लोग जिसने सरकार की छवि को खराब किया है, वैसे सिविल सर्जन को कहूंगा एकदम अपने कामों में सुधार लाइए, मुझे काम करके दीजिए, मुझे बदनामी नहीं चाहिए।
तो बीजेपी की ओर से संगठन महापर्व सदस्यता अभियान 2024 के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करते नजर आए। इस कार्यशाला का लक्ष्य राज्य भर में कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना है। पार्टी के इस बार 50 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया। हम सब लोगों ने जितनी अपेक्षा की थी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, तो थोड़े से मन में मलिनता होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि मलिनता का कोई कारण नहीं है। आप सबने मेहनत किया, परिश्रम किया। हमें लगता है कि पिछले चुनाव से मैंने जितना भी चुनाव पहले देखा है उससे इस बार के चुनाव में बड़ी ताकत कार्यकर्ता ने भी। और चाईबासा पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य से नक्सलियों के सफाई और उनके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों, कोल्हान के डीआईजी समेत अन्य वरीय जो पुलिस पदाधिकारी हैं, सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान सरेंडर पॉलिसी की समीक्षा की। डीजीपी ने गुदड़ी क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों की कार्रवाई पर कहा कि ये नया मामला नहीं है। डीजीपी ने यह भी कहा कि नक्सली ग्रामीणों को परेशान करेंगे तो अब ग्रामीण ही नक्सलियों को मार भगाएंगे। कि 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। तो ये कोई नई बात नहीं है, नक्सल तो नाम के रह गया, अपराधी है सब ये। और अगर गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव तो सामने आएंगे ही। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गांव में नक्सल का विरोध गांव के द्वारा किया गया। और मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने गांव से। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर से सामने आया और इस बार अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर फंसे हुए। इनमें गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूर बताए जाते हैं। पिछले 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी के द्वारा मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया गया। इस वजह से मजदूरों के सामने अब खाने पीने का संकट तक खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती बताई और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते नजर आए। और ना ही कोई मुआवजा मिला है कंपनी की तरफ से। ये घटना काम से रूम आने के दौरान घटना घटी थी। हम लोग कैमरून में गुमला में घाघरा थाना से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित जेवर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। शटर तोड़कर करीब 5 लाख से ज्यादा के गहने लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी एक जगदम्बा ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग आए और जो चोरी हुई है उस संबंध में हम लोग भिन्न भिन्न बिंदु पर इसका छानबीन कर रहे हैं और जितने भी अगल बगल के जितने भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है। 5 बजे आसपास मैंने जब अपने दुकान के पास आया तो देखा कि शटर टूटा हुआ है। मैंने जब दुकान के अंदर में घुस के देखा तो लगभग जितने भी सामान थे सारे चोरी करके ले गए। उसमें मोटा मोटी 4.5 लाख रुपये का लगभग मेरा क्षति हुआ है। उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया अभी कि क्या गया है क्या नहीं। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर गांव निवासी कृष्णा सोनी के घर हुई भीषण चोरी का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही चोरी किए गए गहनों के साथ एक हथियार और कारतूस बरामद किया गया। 24 अक्टूबर को कृष्णा सोनी के घर चोरी की घटना हुई थी जिसमें 6 अपराधी शामिल थे। और 24 के रात में एक पांकी में एक घर में 6 लोगों द्वारा डकैती का कार्य किया गया था। उसी के अनुसंधान में एसडीपीओ लसलीगंज और इंस्पेक्टर पांकी और थाना प्रभारी पांकी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया था और अनुसंधान के क्रम में इस घटना में शामिल 6 लोगों का हमें पता चला, जिसमें 3 लोग ऑलरेडी विभिन्न कांड में जेल गया है।
धनबाद के झालसा के निर्देश पर लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन टीम ने राजगंज थाना क्षेत्र के 4 अनाथ बच्चों का रेस्क्यू किया। इन बच्चों के माता पिता की मौत हो चुकी थी और वे गांव में इधर उधर भटक रहे थे। टीम ने बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चों को सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलवाया और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल बच्चों को उनके बुआ के पास रखा गया है। इसका कार्यान्वयन करते हुए जो है ये बच्चों को लाया गया है और इसको जो है स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, फ्यूचर भविष्य सुधारा जाएगा। और यही नालसा और झालसा और जेलेसे का एम है कि बच्चे जो दिस इज फ्यूचर है हमारे देश के, इसको इधर उधर नहीं जाना है। हम लोग एक टीम गठित किए और वो टीम जाके चारों बच्चों को रेस्क्यू किया है। मैंने चारों बच्चों को यहाँ लेके आया। हमारे जो जिला जज साहब है वीरेंद्र कुमार तिवारी सर, उनसे हमने डायरेक्शन प्राप्त किया और उनके डायरेक्शन पे आज चारों बच्चे हमारे पास आए हैं और डीसीपीयू मैडम की सहायता से हम लोग उन लोगों को, अभी 2 बच्चे जो बड़े हैं, 2 बेटी है जो कि बड़ी है, इन लोगों को हम लोग कस्तूरबा विद्यालय में उसका एडमिशन करवा रहे हैं सो दैट कि ये 12th तक आराम से पढ़ पाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। सर्व सनातन समाज के बैनर तले सैकड़ों लोग यज्ञ मैदान में जुटे और आक्रोश मार्च निकालकर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे हमले को रोकने की मांग की गई। इसके बाद भी हिंसा जारी रहने पर सर्व सनातन समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। के सर्व सनातन समाज इस अमानवीय अत्याचार का पूरा विरोध करते हैं हम लोग और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर भारतवर्ष का भी दबाव हो और अत्याचार तुरंत बंद हो। अगर इस तरह का बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन हम लोग जो है करेंगे। 14वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतकर रांची लौटी झारखंड महिला टीम का शानदार स्वागत किया गया। झारखंड ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया। खिताब जीतने के बाद पहुंची झारखंड की टीम का मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान हॉकी झारखंड ने टीम को 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। टीम की कैप्टन पुष्पा डांगी ने कहा कि चैंपियनशिप में टीम का प्रदर्शन और सफर दोनों बेहतरीन रहे। वहीं झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह ने टीम के खिलाड़ियों, कोच समेत सभी को बधाई दी। हमारे कोचेस, असिस्टेंट कोच, मैनेजर और भी सर हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने हम लोगों को पूरा कैंप में बहुत अच्छा प्रैक्टिस दिया। वहाँ पर भी पहुँचकर हमें प्रैक्टिस दिए और मैच में भी बहुत सपोर्ट किए। हमारी सब जूनियर टीम जीत कर आई और मेरी छोटी छोटी बच्ची है जिसमें 12 खिलाड़ी तो नहीं है। इतना खुश है कि आज तक जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं आई। हम अपने विजन में हमारे जो मार्गदर्शन है, हमारे अध्यक्ष भोलानाथ सर के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी टीम को तैयार करते हैं और उसके बाद नेशनल में भेजते हैं। बहुत अच्छा लगा, हम बधाई देना चाहते हैं। रामगढ़ के पतरातू लेक में रविवार की छुट्टी को लेकर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नौका विहार, स्पीड बोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में लोग व्यस्त नजर आए। वहीं बच्चे भी चिल्ड्रंस पार्क में जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। पर्यटकों ने कहा कि झारखंड में घूमने के लिए पतरातू लेक सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। पर्यटकों के आने से नाविकों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। हाँ बोलो 2 मिनट बाद। ऐसे में पतरातू लेक में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं हॉर्स राइडिंग के लिए और स्पीड बोट राइडिंग के लिए। अब देख सकते हैं कई पर्यटक यहाँ पर हैं जो यहाँ पर अभी स्पीड बोट की सवारी करके आए हैं। मैडम क्या आपका नाम है? मेरा नाम है अंशु साहू। कैसा लगा? अच्छा लगा। ऐसे तो हम लोग प्रॉपर यहीं के हैं, हजारीबाग के, पर ये डिफेंस में जॉब करते हैं जम्मू में। लेक पहली बार आई? हाँ, फर्स्ट। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यही अच्छा लगा, ये स्टीम बोट राइड। हाँ, ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हमको। अच्छा,
इसके अलावा और क्या अच्छा लगा? ये है कि थोड़ा सा देखिए अभी मतलब जैसे कि ये घूमने का जगह हो गया तो थोड़ा टूरिस्ट को ये हो रहा है और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और घूमने का है, बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है, नज़दीक का भी हो जा रहा है कि नज़दीक भी है, ज़्यादा दूर नहीं है और बच्चों को भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मेरा पंकज कुमार कैसा लगा पतरातू लेक? एक्चुअली मैं यहाँ पे इनको बच्चों का छुट्टी था इसलिए कटाने आया मैं। अच्छा लगा स्पीड बोट था। अच्छा, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी बच्चों को हाँ कराया है, हॉर्स राइडिंग भी कराया। अच्छा लगा? हाँ बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो पहली बार यहाँ आप लोग आए? हाँ फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए। तो पतरातू हम लोग बहुत दूर से यहाँ लाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे एक बार अवश्य झारखंड वासियों से यही आग्रह हुआ कि एक बार अवश्य पधारें और यहाँ का लुत्फ उठाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी भारती है। क्या अच्छा लगा यहाँ देखने में? यहाँ आके बोटिंग का मजा लिए और यहाँ का जो पार्क है और यहाँ का नज़ारा है जो में आप देख सकते हैं, चूँकि संडे का आज दिन है और ऐसे पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं पतरातू लेक की खूबसूरती को निहारने के लिए। यहाँ अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को यहाँ से अपनी यादों के साथ लेके जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गिरिडीह शहर में खेलकूद के लिए मैदान अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कभी भूमाफियाओं का कब्जा रहा तो कभी घर बनाकर लोगों ने ऐसे स्थानों को घेर लिया। एक दो मैदान बचे भी हैं तो उनकी हालत बेहद खराब है और यही वजह है कि खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हूँ गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में और झंडा मैदान में आए दिन लगातार खेल कूद जैसे प्रतियोगिता होते रहते हैं, लेकिन तस्वीरों देखिए आप। ये तस्वीर आपको दिखा रहे झंडा मैदान की, जहां पर घास का दर्शन नहीं है, घास थोड़ा सा भी नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास भी नहीं किया गया है, क्योंकि जब क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य गेम यहाँ पे होते हैं तो घास का होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन आप स्थिति साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदहवास स्थिति में ये मैदान पड़ा हुआ है। और आपको बता दें गिरिडीह जिले में 2-3 स्टेडियम हैं, सबकी स्थिति कमोबेश यही है। हालांकि अगर झंडा मैदान की बात करें तो झंडा मैदान ये शहर के बीचों बीच है और इसकी प्राथमिकता भी प्रशासन की ज़्यादा बनती है कि कहीं ना कहीं इसे सुसज्जित करके रखा जाए। मैदान में जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग नीचे बैठते थे, यहाँ क्रिकेट हुआ करता था, बहुत भीड़ हुआ करती थी और उसमें घास था, वही हम बताना चाह रहे। फुटबॉल जब हुआ करता था यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती थी कि इसका अंदाज़ा नहीं ले। आज के डेट में ये सुखाड़ है। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी मैच हुआ करता था 1983 में, जब हम लोग छोटे छोटे थे। बिहार और त्रिपुरा का मैच हुआ था। अभी तो बहुत डेवलप हो जाना चाहिए था। आज के डेट में बहुत मेहनत करते हैं जो वहाँ के स्थानीय खिलाड़ी हैं, लेकिन जीरो है। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, किसी भी ग्राउंड में आप पानी नहीं मिलेगा आपको। तो एक तरह से कोटा पूरा करने के हिसाब से हो जाता है। जहाँ कहीं भी बचा है ज़मीन वो फील्ड के लायक नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा इस तरह के जो खेल कूद के जो परिसर रहते थे उसे कब्जा किया जा रहा है और जो थोड़ा बहुत बचा है तो वो उस स्थिति में नहीं है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं यहाँ पे झंडा मैदान की, जहाँ पे घास भी नहीं है, बावजूद प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर धनबाद से, जहां विधानसभा चुनाव में धनबाद की 6 में से 3 सीटों पर हुई कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक में 2 कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। एक पक्ष ने पिंटू तुरी और दूसरे पक्ष से इम्तियाज के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई और बैठक में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ही देखिए कैसे ये आपस में ही उलझते हुए नजर आए और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर ये झगड़ा जो है वो शांत होता है। इम्तियाज ने किसी तरह के विवाद से हालांकि इनकार किया, तो वहीं पिंटू तुरी ने आला कमान से इसकी शिकायत करते हुए उचित जांच की मांग की। विधानसभा में प्रखंड अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहा था। आप पूर्णिमा नीरज सिंह को हराने में अहम रोल निभा रहा था इम्तियाज अली, इसीलिए हम लोग आला कमान से बोल के हम लोग बोले कि एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए ताकि हम लोग चुनाव को जीत सके। सीधा वो बोला का तुम और तुमको प्रखंड अध्यक्ष से हटाने की बात कर रहा है। कल ऐसे आपका नाम सामने आया कि पिंटू के साथ कोई बात नहीं, सब गलत बात है। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे पार्टी से, वैसा कुछ तो बात हुआ, वैसा कोई बात।
और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां सोनारी मरीन ड्राइव कचरा डंपिंग यार्ड पहुंचे विधायक सरयू राय और हालात को देखकर अधिकारियों की लापरवाही पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने जिला प्रशासन और जमशेदपुर एक्साइज के खिलाफ एनजीटी के निर्देशों की अवमानना का केस दर्ज किए जाने की बात कही। शुरू 2 साल पहले से अपार्टमेंट के लोग बस्तीवासी मिलकर इस मामला को उठाते रहे हैं और जब जब हम लोगों ने इस मामला को उठाया तब यहाँ के स्थानीय विधायक एवं मंत्री को काफ़ी परेशानी होती थी। वो इसको निजी विरोध मान लेते थे, जबकि हम लोग हमेशा इसको सामाजिक कार्य मान करके इस कचरा से मुक्ति दिलाने का आग्रह उनसे किया। लौ नगरी जमशेदपुर शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, मगर जमशेदपुर शहर में इन दिनों जमशेदपुर शहर के सबसे पॉश इलाका कहा जाए तो सोनारी के लोगों में अभी डर का माहौल है। आखिर ये क्या कारण है, ये आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर के पूरे शहर का जो कचरा डंपिंग होता है वो जमशेदपुर के मेरीन ड्राइव में, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यही मेरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग किया जाता है, जहां जमशेदपुर ही नहीं मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर निगम, तमाम तीनों नगर निगम के क्षेत्र का डंपिंग कचरा जो है वो यहाँ डंप किया जाता है। और इसी कचरे में लगातार कई बार यहाँ आग लगता है और आग लगने से जहरीला जो धुआं है वो पूरे बस्ती एरिया में, सोनारी के कई एरिया में जो है लगभग इस जहरीली गैस का जो है शिकार लगभग 15 से 20 हजार लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और लगातार कई बीमारियां फैलती है। और जब आग लगता है तो लगातार अधिकारी हो या वर्तमान विधायक, वो कई बार यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि इससे साफ किया जाएगा और यहाँ पार्क में इसको तब्दील किया जाएगा, बावजूद अब तक ऐसा कोई कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि 3 दिनों से ये आग आप देख सकते हैं कि किस तरह आग लगी हुई है और ये कचड़ों में आग है और इसका जहरीला गैस जो है वो पूरे बस्ती एरिया में जा रहा है, जिससे जो दमा का पेशेंट हो या बच्चे या बुजुर्ग हो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान विधायक सरयू राय यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस समस्या को देखकर यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस समस्या से लोगों को कब तक निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।